तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज का जो टॉपिक है वो रिस्पायरेशन है। स्पेशली आपका लाइफ प्रोसेस में हम फर्स्ट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सीख लिए थे। न्यूट्री क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, ये हमने रीड कर लिया था, अच्छे तरीके से मैंने टीच कर दिया था और आप सभी अंडरस्टैंड कर लिए थे। अब हम देखेंगे रिस्पायरेशन क्या होता है। रिस्पायरेशन मतलब मीन्स सांस लेना, और सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसी के बारे में सीखना है कैसे कैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म रिस्पायरेशन की प्रोसेस करते हैं। तो पहले तो हम रिस्पायरेशन सीखेंगे। ओके, देखिए रिस्पायरेशन को समझते हैं। इज द प्रोसेस इन विच कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स इज ऑक्सीडाइज, दैट मीन्स कि ब्रोकन डाउन मतलब छोटे छोटे पार्ट में टूट जाना, टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कह रहा है कि रिस्पायरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो भी हम कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को खाते हैं तो वो ऑक्सीडाइज होकर, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं इन्वायरमेंट से तो उससे ऑक्सीडाइज होकर क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, टूट जाती है। और टूटने के बाद से क्या करती है, एनर्जी रिलीज करती है। रिलीज एनर्जी, एनर्जी किस फॉर्म में होता है, एटीपी फॉर्म में होता है। आप कहोगे एटीपी को क्या बोलते हैं दीदी, तो एटीपी को बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। एनर्जी करेंसी आप सेल, जैसे कि मान के चले कि आपके पास करेंसी हम लोग का रुपी है, यूएस में डॉलर है, वैसे ही एनर्जी जिसमें ऑब्टेन की जाती है उसका नाम एटीपी है। इतना समझ लें, एनर्जी का जो फॉर्म है, कहते हैं कि इतनी एटीपी निकल रही है, मतलब उतनी एनर्जी हमारी बॉडी से रिलीज हो रही है, इस किसी उतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके, ग्लूकोज का आपको फॉर्मूला मालूम होगा, C6H12O6। कि आपका जो ग्लूकोज है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के द्वारा इन साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के द्वारा पायरुवेट में चेंज होता है। जो पायरुवेट में जब चेंज होता है, पायरुवेट में, तो एक होता है एरोबिक, एरोबिक है, दूसरा होता है एनाएरोबिक। एरोबिक मतलब मीन्स होता है प्रेजेंस ऑफ O2, O2 के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन उसे एरोबिक बोलते हैं। एब्सेंस या लेक ऑफ A2, O2 की जो रिस्पायरेशन होती है, प्रोसेस होती है, उसे हम एनारोबिक कहते हैं। तो आप समझते हैं एरोबिक की प्रोसेस क्या होती है। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर H2O और एनर्जी होती है, माइटोकांड्रिया होती है। और उसके एंड में जो प्रोडक्ट निकलता है उसमें क्या होता है कि आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज पूरी तरीके से टूट जाता है, पूरे तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है। तो जो आपका एनर्जी निकलता है वो कितना निकलता है, 38 ATP निकलता है, ज़्यादा निकल जाता है। अकर इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में होता है और माइटोकांड्रिया दोनों जगह पे होता है। ओके, एनाएरोबिक क्या होता है, इसमें क्या होता है, लेक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड जो होती है उसके साथ लैक्टिक एसिड और प्लस एनर्जी। अब देखिए ये क्या निकलता है, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट निकल रहा है ग्लूकोज के टूटने के बाद, ये प्रोडक्ट निकल रहा है। ओके, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में हमारे बॉडी में टूट जाता है इन माइटोकांड्रिया के अंदर। और वही जब इसे ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो एनारोबिक प्रोसेस कहते हैं, जहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ये लैक्टिक एसिड और एनर्जी में चेंज हो जाता है। ये कहाँ होता है, हमारे बॉडी की मसल्स में होती है। और अब्सेंस ऑफ O2 की जो रिएक्शन होती है ईस्ट में, ईस्ट एक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर होता है, तो पहले एथेनॉल में चेंज होती है, एथेनॉल बाई प्रोडक्ट के रूप में निकालती है, फिर CO2 निकालती है, उसके बाद से एनर्जी निकालती है। पूरी तरीके से ग्लूकोज ऑक्सीडाइज नहीं होता है, पार्शियल होता है, मतलब हाफ होता है, आधा होता है। इसमें जो होता है, इसमें 38 ATP निकल रहा था एनर्जी, इसमें 2 ATP निकल रहा है, 38 इसमें 2 ATP। और ये जो होता है ये भी क्या होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल होता है, लेकिन इसमें भी साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल होता है, इसमें भी साइटोप्लाज्म ऑफ माइटोकांड्रिया के अंदर ये प्रोसेस होता है, ये सेल के अंदर प्रोसेस होता है, वो भी मसल्स के और ईस्ट के। अब हम देखते हैं कि कैसे 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 हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कैसे CO2 को निकालते हैं, किस किस तरीके से ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है, फिर ब्रेक डाउन करता है इस। अब देखिए ये आपका नोज़ है, नोस्ट्रिल्स मतलब जो हमारा नोज़ है, ओपनिंग कह रहा ओपनिंग थ्रो विच एयर इंटर्स, जहाँ पे एयर हमारे बॉडी के अंदर इंटर करती है, ठीक है। और जहाँ से हमारे जो CO2 होता है हमारी बॉडी से बाहर भी निकलता है, एंटर भी हो रहा है और बाहर भी निकल रहा है, उसे नॉस्ट्रिल बोलते हैं, हम अपने भाषा में नाक बोलते हैं, नोज बोलते हैं। ओके, अब नॉस्ट्रिल्स के बाद से ये नसल चैम्बर में जाता है, कहाँ जाता है, नसल चैम्बर में। ओके, नसल चैम्बर कहाँ है, अब देखिए नसल चैम्बर आपका ये है, ये आपका नसल चैम्बर है, यहाँ पे जाता है। और यहाँ पे जाने के बाद क्या करता है, फिल्टर होती है जो एयर लिए हैं, वार्म एयर, सेंस स्मेल। फिल्टर होता है, जो पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं वो बॉडी के अंदर नहीं जाते हैं। वहाँ पे जो एयर होता है वार्म एयर होता है, फिर उसके बाद से सेंस ऑफ स्मेल, अगर कोई हवा में कोई स्मेल होती है तो हम स्मेल करते हैं, वो अच्छी स्मेल होती है तो हम कहते हैं ओ आज हमारे घर में बिरयानी बन रहा है, अच्छा हमारे घर में आज खीर बन रही है। और बहुत गंदी सी स्मेल होती है तो आपकी रिएक्शन होती है, अरे बाप रे क्या हो रहा है, बहुत गंदी सी बदबू आ रही है मम्मी, लग रहा है चूहा मर गया,
ऐसा कुछ रिएक्शंस आपके होते हैं। तो आप फेरिनिक्स ह्यूमन डाइजेशन में पढ़े थे, फेरिनिक्स के पास जाता है जहाँ पे फूड और आपका एयर दोनों साथ में मिलते हैं। यहाँ पे पैसेज है एयर और फूड का, ओके। इसके बाद से लिरिक्स में जाता है। लिरिक्स क्या होती है? ये होती है, ये जो आपका हड्डी की तरह दिख रहा है यहाँ पे वॉइस बॉक्स होता है। ये क्या है? आपका वॉइस बॉक्स है। दूसरा, ये गार्डेड बाई द एपिग्लोटिस वाइल द स्वेलिंग, जो आपके गले के पास है। आप देखना यहाँ पे जो गोल सा, वहाँ पे जैसे हाथ लगाओगे ना, फिर देखना आवाज़ ही नहीं आएगा, दर्द होने लगेगा। जैसे मैं लगाई हूँ, मेरी आवाज़ थोड़ी बहुत चेंज हो रही है वैसे ही। तो वो आपकी एपिग्लोटिस होता है, या इसे ये स्वेलिंग होता है, इसे ही हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, ओके। ट्रैकिया के पास जाता है। ये देखिए, ये आपका ट्रैकिया है, ये आपका ट्रैकिया है। अब ट्रैकिया के पास जाएगा तो ये वाइन पाइप होता है, जो सी सेप्ड ऑर्टिलेस की तरह बना होता है। अगर आप कभी भी बकरा कटा हुआ देखे होंगे, बकरा बकरी जो भी चीज़ें, तो उसके फेफड़े को देखना आप, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है, तो उसे हम विन पाइप बोलते हैं, जो कि सी सेप जैसे कॉर्टिलेज, ऐसे देखिए सी सेप है ना, ये आपको देखिए ऐसे सी सेप जैसा बना हुआ है, ऐसे सी सेप जैसे बने हुए से अटैच है, इसलिए कह रहा है सी सेप कॉर्टिलेज से ये मैडअप हुआ है, ठीक है। उसके बाद से ब्रॉन्ची में जाते हैं। ब्रॉन्ची क्या है? ये है आपका, यहाँ पे पहुँचे ब्रॉन्ची। ये रिस्पायरेटरी ट्यूब होता है, कॉर्टिलेज ये जो होता है आपका, ये भी कॉर्टिलेज का ही है और रिस्पायरेटरी ट्यूब है। उसके बाद से ब्रॉन्च क्या है? ये देखिए, ये इसका टर्मिनल ब्रांच आप ब्रॉन्ची होता है। अब देखिए जस्ट लाइक इसके पास आए, इसके आने के बाद से ये छोटे छोटे ब्रांचेस में टूट गया है, जैसे ये टूटा पड़ा है, देख रहे हो, ऐसे कई पार्ट में। इसके बाद से ये जो होता है टर्मिनल ब्रांच आप ब्रॉन्ची होता है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। उसके बाद से एल्बियोली में जाते हैं। एल्बियोली जो होता है, ये देखिए, ये जो छोटा छोटा है, ये एयर सेक होता है, एयर को कंटेन करता है। अब यहाँ पे क्या होता है? साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, यहाँ पे गैस को एक्सचेंज किया जाता है, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। यहाँ पे CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है वो बाहर और अंदर की साइड चले जाते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो आपने जब भी आपको डायाफ्राम के बारे में जानना है, तो आप क्या करना, अपने पेट के पास जाना और देखना एक हड्डी है, उसको जैसे टच करोगे ना, वही आपका डायाफ्राम है होता है, वो मेम्ब्रेन होता है। सेपरेट दो थैलेसिक एब्डोमिनल कैविटी, ये क्या करता है? हमारे बॉडी की थैलेक्सी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है। जस्ट लाइक ये नीचे हमारा स्टमक हो गया और ऊपर की साइड हमारी क्या हो गया? लंग्स हो गया, ठीक है। तो डायाफ्राम दोनों चीज़ों को सेपरेट करने में हेल्प करता है। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, ब्रीदिंग। रिस्पायरेशन दैट मीन्स ब्रीदिंग। देखिए इसमें क्या है? इवॉल्व्स ब्रीदिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन लंग्स, ब्रीदिंग आउट एयर रिच कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ब्रीदिंग क्या है, अब समझते हैं आराम से। वैसे तो ये बोल रहा है कि जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं एयर का, तो जब ऑक्सीजन रीच होती है तो वो लंग्स के अंदर चला जाता है, जब आपका कार्बन डाई अधिक हो जाता है तो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है, एयर हमारे बॉडी के आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो लंग्स देखिए, फर्स्ट ये आपका लंग की स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देखेंगे आपका एल्बियोली है, देख रहे हो, ये अंगूर के गुच्छे की तरह दिख रही है आपको, क्रैप्स की, ठीक है, ये है। तो इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है आपका, ये जब इस तरह की शायद आओगे तो देखोगे एक को लेकर दिखा रहा है कि ये आपका क्या है? RBC वाला, ये आपके ब्लड कार्ब सेल्स हैं, RBC रेड ब्लड कार्ब सेल्स, वो CO2 को कंटेन किया हुआ है। और इधर देखो, ये भी इधर की साइड भी RBC है, लेकिन इसको ब्लू कलर की दिखाया है बिकॉज ऑफ कि इधर CO2 को कंटेन किया हुआ है। तो O2 क्या करता है? जो कहते हैं ना, ये रेड ब्लड कार्ब सेल के साथ कंटेन होके, जिसे कहते हैं प्योर ब्लड के साथ, ये पूरे बॉडी में फैल जाता है। जब CO2 आता है तो इस मेम्ब्रेन के साथ एक्सचेंज कर देता है। CO2 की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो देन ये अपने निकलेगा इधर से, और इधर से निकल के बाहर की साइड निकल जाता है, और लंग से हमारे नोज के हेल्प थ्रू द नोज ये हमारा है। और जो इन्वायरमेंट से हमने ऑक्सीजन लिया है थ्रू द लंग्स, ये एल्बियोली में आता है। और देखिए ये मेम्ब्रेन को देखें बहुत गौर से, तो ये RBC के साथ कनेक्ट होता है, जैसे कनेक्ट होता है तो O2 के साथ कनेक्ट होकर ये RBC हर सेल के पास CO2 दैट मीन्स O2 पहुंचा देती है, ओके। अब इसके बाद से क्या होता है? ये तो एक पार्ट हो गया, गैसेस एक्सचेंज हो गया। अब देखिए इंटरनल देखते हैं, इंटरनल रिस्पायरेशन। अब देखिए फिर ये अंदर की साइड आ गया, अंदर की साइड आया, ये आपका सेल है, ठीक है। अब क्या होगा? रेड ब्लड कार्ब सेल जो है CO2 को दे दिया, O2 को इधर दे दिया, कहा भाई ले लो O2, मैंने O2 को लेके आया। और जो सेल में CO2 है वो बाहर की साइड निकल गया इसी ब्लड कार्ब सेल्स में। तो ये जब O2 को दे दिया तो ये खाली हो गया, तो CO2 के साथ कंबाइन होकर क्या होगा? फिर निकल जाएगा। तो इसे इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द ब्लड स्ट्रीम एंड सेल और ब्लड स्ट्रीम के बीच में जब गैसेज की एक्सचेंजेशन होती है, उसे ही इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनल रिस्पायरेशन बोलते हैं, अंडरस्टैंड। उसके बाद अब देखिए सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है? सेल यूजेस द O2 टू जनरेट एनर्जी। अब सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होता है? सेल जो होता है O2 का यूज करके एनर्जी को जनरेट करते हैं, एनर्जी को मेक करते हैं,
निकालते हैं। उसके बाद से सेलुलर रिस्पायरेशन के बाद से जो आपका यहाँ से CO2 निकल रहा है, फिर वो क्या होगा, हार्ट में जाएगा। हार्ट के हेल्प से फिर ये क्या होगा, लंग्स में जाएगा। हार्ट पंप्स ब्लड रिच इनटू द CO2 द लंग। जो हार्ट होता है जिसमें CO2 की अमाउंट ज़्यादा होती है, उसे पंप करता है। कहाँ पंप करता है, लंग्स के साइड पंप करता है। और फिर ये लंग्स से क्या होती है, लंग्स में जब जाती है ये, तो इसके जो रिच में अमाउंट होता है फिर ये बाहर निकल जाता है हमारे बॉडी से। आखिर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, अब ब्रीदिंग की मैकेनिज्म देखना है कि ब्रीदिंग की मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे होती है। ओके, ब्रीदिंग की मैकेनिज्म में सबसे पहले होता है इनहेल लेना, एक्सहेल निकालना। इनहेल में क्या होता है, बी केयरफुल होकर समझे। इनहेल में रिप्स जो होते हैं हमारे, जो ये हड्डी जिसे कहते हो, आपके पास जो हड्डी है ना, उसे टच करके एक बार देखो, जो पेट के पास है, जो चेस्ट के पास है, उसे टच करो, उसे बोलते हैं रिप्स। स्ट्रेनम, रेज्ड, जब हम सांस लेते हैं, ऐसे देखो, एक बार सांस लो तो देखना, जब आप रिप्स को लोगे ना तो ये रेज्ड होंगे, मतलब फैलेंगे, बाहर की साइड निकल रहे हैं, देख रहे हो, रेज्ड हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें एयर को कंटेन करना है। उसके बाद से डायाफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब फैलेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, देख रहे हो, ये फैल गया आपका डायाफ्राम। उसके बाद से थायरॉक्सिक कैविटी, कॉलम और प्रेशर, कॉलम आपका इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। देखिए, कॉलम आपका इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और एयर इंट्रिंग लंग्स, जब ये सारी प्रोसेस होती है, एयर जब जब फैल गया कैविटी, तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर को कंटेन करने की इसके पास कैपेसिटी आ जाएगी। अब एक्सहेल में क्या होता है, रीस्टेटम, रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन। जब हम बॉडी से अपने एयर को निकालते हैं, होता है स्ट्रेनम होता है, वो फिर अपने ओन कंडीशन में आ जाता है, फिर वो अपने ओन कंडीशन में जाने लगता है, जो फैला हुआ था वो अपने ओन कंडीशन में जाके आने लगेगा। उसके बाद से ये आपका डायाफ्राम में पहले जो था कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब रिलैक्स कंडीशन में आ जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में आएगा। और देख रहे हैं, पहले ऐसा फैला हुआ था, अब नॉर्मल ऐसे हो गया, यू साइज का हो गया, ठीक है। देखो, अब कॉन्ट्रैक्ट पहले हुआ था, अब अपने रिलैक्स पोजीशन में आ रहा है। और जो वॉल्यूम थी, जो पहले कैपेसिटी बढ़ गई थी एयर कंटेन करने की, वो घट जा रही है, इंक्रीज, वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज हो गई, और प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जब आपका प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो जैसे वॉल्यूम कम होगा, तो एयर जो एक्स्ट्रा अमाउंट में होगा वो हमारे बॉडी से बाहर निकलना स्टार्ट कर देगा, उसे हम बोलते हैं एक्सहेल। और एयर को ये, जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा, वो एयर को बाहर की तरफ, साइड की तरफ एक्सपेल करेगा, धक्का देगा, और ये फिर लंग्स में जाएगा, और लंग्स के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा हमारे बॉडी के। ओके, इतना तो समझ आ गया ना। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिएगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं बहुत टेंशन ले लेती हूँ यार, आप कमेंट नहीं करोगे तब तक मुझे कैसे मालूम चलेगा कि मैं सही आप पढ़ा रही हूँ, मैं सही टीच कर रही हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, फिर अगर मेरे में कोई प्रॉब्लम है या मेरे टीच करने में कोई इश्यूज है तो आप बताएं, मैं डेफिनेटली चेंज करूँगी। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या होता है, इसे समझते हैं। इसमें देखिए, ये टाइप ऑफ प्रोसेस होता है, एक्टिवेट होता है और पॉजेसिव होता है। एक्टिव होता है, ये पॉजेसिव होता है। इसमें क्या होता है, डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल का क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब फैलता है, ये रिलैक्स, मतलब फिर सुकड़ जाता है, अपने ओन कंडीशन में आ जाता है। रिप्स का क्या होता है, रिप्स जो होता है बाहर की तरफ आउटवर्ड मूव करता है। इसमें क्या होता है, जो रिप्स होता है डाउन, अंदर की साइड इनवर्ड मूव होता है। डायाफ्राम का क्या होता है, ये जब भी इनहेल करते हैं तो हमारा जो डायाफ्राम होता है वो फैल जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जैसे एक्सेल करते हैं तो फिर अपने ओन कंडीशन में आता है, फिर अपवर्ड की साइड हो जाता है। थायरॉक्सिक कैविटी में क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है जब इनहेल करते हैं, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। बट जैसे एक्सहेल करते हैं, जब हम एयर को बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो वॉल्यूम क्या होती है, कम हो जाती है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इफेक्ट क्या होता है, एयर मूव्स इन, जब हम इनहेल की प्रोसेस करते हैं, एयर को लेते हैं तो एयर अंदर की साइड आती है, जब एयर को बाहर निकालते हैं एक्सहेल के प्रोसेस में, एयर हमारे बॉडी से बाहर चली जाती है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में हम देखेंगे कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होती है हमारे बॉडी में, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में सीखेंगे। ओके, स्पेशल पोर्स होते हैं प्लांट्स में, क्या होते हैं, स्पेशल पोर्स होते हैं, जस्ट लाइक स्टोमाटा। लीफ में क्या होता है, स्टोमाटा होते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, स्टोमाटा होती है, ठीक है। और स्टोमाटा के साथ साथ लेंटिन सेल्स होते हैं, स्टेम में होते हैं और रूट में होते हैं। ये दोनों जो देख रहे हैं, ये आपका गार्ड सेल है, ये बीच में जो है स्टोमाटल पोर है, और ये जो छोटा छोटा दिख रहा है आपको, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ओके, तो एक्सटेंजेशन होती है, वाटर की एक्सटेंजेशन होती है, और वही O2 और CO2 की इस तरीके से एक्सटेंजेशन होती है प्लांट्स में। अब एनिमल्स की बात कर लें, एनिमल्स में जो होता है रिस्पायरेटरी ऑर्गन, अगर हम फ्रॉग की बात करें तो वो लंग्स से भी प्रोसेस करता है। कब लंग्स से करेगा, जब वो लैंड पे रहेगा, और जब वो वाटर में रहता है तो अपने मॉइस्ट स्किन के साथ वो रिस्पायरेशन की प्रोसेस करता है। अर्थवार्म, जिसे हिंदी में केचुआ बोलते हैं, ये मॉइस्ट स्किन के हेल्प से रिस्पायरेशन करता है। फिश जो होती है अपने गिल्स के हेल्प से करती है। इंसेक्ट जो होता है, ट्रैकिया के हेल्प से जो इंसेक्ट होते हैं वो रिस्पायरेशन की प्रोसेस करते हैं, और लंग्स के हेल्प से हम मेमल्स रिस्पायरेशन की प्रोसेस करते हैं। अब ये तो भाई मल्टी सेलुलर की बात होगी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन, देखिए यहाँ पे आपका अमीबा CO2 लिया, और O2 इसके बॉडी में डिफ्यूज़ हुआ,
उसके बाद से ये बॉडी से अपने CO2 निकाल दिया विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये वाटर के अंदर है और ये इसका सेल मेम्ब्रेन है, आपको दिख रहा होगा। ये रिस्पायरेशन और नॉट सेम, ब्रीदिंग करना और रिस्पायरेशन करना दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, ठीक है, नॉट सेम। अब क्यों नहीं सेम होता है इसको बता रही हूँ। ब्रीदिंग जो होता है फिजिकल प्रोसेस होता है, ब्रीदिंग की प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हमारे बॉडी से नहीं होता है। मोड ऑफ ब्रीदिंग डिफर अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ब्रीदिंग की जो प्रोसेस होती है वो डिफर हो सकती है। रिस्पायरेशन, ये रिस्पायरेशन केमिकल प्रोसेस होती है, एनर्जी रिलीज करता है। रिस्पायरेशन जो होता है वो सेम इन ऑल, सारे ऑर्गेनिज्म में सेम होता है ब्रीदिंग है। कोई जो ब्रीदिंग की प्रोसेस करता है वो अपने बॉडी से कर सकता है, कोई गिल से कर सकता है, मेनी थिंग्स अलग अलग तरीके से कर, कोई सेल मेम्ब्रेन से करता है, कोई ट्रैकिया से करता है, वो उनकी ओन कंडीशन है। लेकिन रिस्पायरेशन सेम होता है। अब क्यों सेम होता है, अब देखिए रिस्पायरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है O2 के साथ रिएक्शन करके, तो वो सारे में सेम होगा। जस्ट लाइक इसमें भी देखो O2 गया, जब जाएगा तो उसके अंदर जो भी मटेरियल होगा उसको तोड़ेगा, CO2 में एनर्जी में वाटर रिलीज करेगा, ये अपने बॉडी से बाहर निकाल देगी। तो रिस्पायरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, न सांस लेना और छोड़ना ही रिस्पायरेशन नहीं होता है, वो तो ब्रीदिंग में आ जाएगा। रिस्पायरेशन मतलब केमिकल प्रोसेस जिसमें हमारी बॉडी में जो दैट मीन्स ग्लूकोज है वो छोटे से छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो और उसके बाद से वो एनर्जी रिलीज करे। रिस्पायरेशन पूरे ऑल ऑर्गेनिज्म में सेम होता है बट ब्रीदिंग सेम नहीं होता है। अब माइंड मैप देखते हैं कि माइंड मैप को देखने का मेन पता, रिस्पायरेशन रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन अदर ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कैसे कैसे रिस्पायरेटरी ऑर्गन होते हैं। तो प्लांट्स में देखो, प्लांट्स में जो होता है सेल होते हैं, प्लांट्स में लेंटी सेल होता है जो रूट और स्टेम में होता है, स्टोमा जो होता है, स्टोमाटा जो होता है लीफ में होता है। एनिमल्स में जो होता है फ्रॉग जो होता है मॉइस्ट स्किन और लंग से प्रोसेस करता है, दैट मीन्स ब्रीदिंग करता है। वर्थवार्म जो है मॉइस्ट स्किन से करता है, फिश जो होता है गिल से करता है, इंसेक्ट जो होता है ट्रैकिया से करता है, मेमल्स जो होता है लंग से करता है। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफ्यूजन से करते हैं, दैट मीन्स ऑक्सीजन सेल मेम्ब्रेन के हेल्प से लिए, और जब वो ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाता है CO2 निकलता है तो सेल मेम्ब्रेन के हेल्प से बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। रिस्पायरेशन जो था ये देखिए, ये तो हम ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे। दूसरा रिस्पायरेशन है, अब ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को समझे। यहाँ पे आपका रिस्पायरेशन भाई थे, तो यहाँ पे आपने देखा अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कैसे कैसे रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है। यहाँ पे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को समझेंगे कि क्या है। तो देखिए ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को समझने के लिए पहले ऑर्गन को समझते हैं। ऑर्गन क्या है, ऑर्गन में आपका नॉस्ट्रिल आता है, नसल चैम्बर आता है, फ्रेनिक्स आता है, लेनिक्स आता है, ट्रैकिया आता है, ब्रोंची आता है, ब्रोंशियोल्स आता है, फिर एल्बियोली आता है। इसके बाद से इसके जो मैकेनिज्म को समझना है तो इनहेलेशन होता है, एक्सहेलेशन होता है। इनहेलेशन मतलब हम ऑक्सीजन को लेते हैं, एक्सहेलेशन मतलब CO2 को बाहर निकालते हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है, इसमें एरोबिक होता है, एनारोबिक होता है। O2 के प्रेजेंस में जो हमारा ग्लूकोज है C6H12O6 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाता है। एनारोबिक में क्या होता है, अब्सेंस ऑफ O2, एब्सेंस ऑफ O2 बोलो या लेक ऑफ O2 में ये जो आपका ग्लूकोज है एथेनॉल और CO2 और एनर्जी में टूटता है। कहाँ टूटता है, किसमें, ईस्ट में टूटता है। ये जो प्रोसेस होती है ईस्ट में होती है। और लैक्टिक एसिड और एनर्जी ये कभी कभी हमारे बॉडी में भी होता है और अदर ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। होल टॉपिक थी ये, माइंड मैप था। आप आराम से चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, समझें। कोई मेरी तरफ से कोई इश्यूज़ होती है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो, डेफिनेटली मैं वर्क करूँगी